हेलो एवरीवन। आज का मेरा टॉपिक है फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया सोशल साइंस में। जब पिछली बार हमारी क्लास हुई थी सोशल साइंस की, तब मैंने आपको बताया था फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में कि 90 वर्षों तक हमारे देश ने आज़ादी की लड़ाई को लड़ा था, जिसका मैंने एक चार्ट भी आपको बताया था कि सबसे पहले डच आए हमारे देश में, फिर डेनिश आए, फिर फ्रेंच आए, फिर ईस्ट इंडिया कंपनी आई, पोर्चुगीज़ आए और फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई, फिर कंपनी का रूल हो गया, फिर ब्रिटिश राज आया, ब्रिटिश राज ने बर्मा पर भी अपना रूल किया, प्रिंसली स्टेट्स में भी आपके गुलाम बनाने की कोशिश की गई, एट द एंड पार्टीशन हो गया। 90 वर्षों की लड़ाई में देश को जीत गया क्योंकि देश को आज़ादी मिल गई, लेकिन हमारे देश के तो बंटवारे हो गए, एक अलग राज्य बन गया, एक अलग कंट्री बन गई, उसका नाम है पाकिस्तान। वो हमारे ही देश का एक टूटा हुआ हिस्सा है जिसमें कि पंजाब और जम्मू कश्मीर कवर्ड है, उन्हीं दोनों राज्यों को मिला करके पाकिस्तान बना है। अब इसके बाद हमने पढ़ा था द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट वॉज अ सीरीज ऑफ एक्टिविटीज विद द अल्टीमेट एम ऑफ एंडिंग द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इंडियन इंडिपेंडेंस उस मूवमेंट की एक कहानी है जिसका अल्टीमेट एम था ब्रिटिश रूल को इंडिया के अंदर से ख़त्म करना, और 90 वर्षों के प्रयासों के बाद 1857 में पहली क्रांति हुई थी आज़ादी की हमारे देश में, और 1947 में जाकर के उस लड़ाई का अंत हुआ। उसके बाद हमने पढ़ा था द फर्स्ट नेशनलिस्टिक रेवोल्यूशनरी मूवमेंट फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस इमर्ज फ्रॉम बंगाल। हमारा फर्स्ट जो नेशनलिस्ट रेवोल्यूशनरी मूवमेंट था वो था बंगाल से स्टार्ट हुआ था, जो इंडियन इंडिपेंडेंस को शो करता है। ये बंगाल से इसलिए शुरू हुआ था क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी जो ब्रिटिशर्स द्वारा आई थी हमारे देश में, वो सबसे पहले कैलकाटा में ही स्थापित हुई थी। It later took root in the newly formed Indian National Congress with prominent moderate leaders seeking only their fundamental right to appear for Indian civil services. उस टाइम पे इंडियन नेशनल कांग्रेस नई आपके कार्यभार संभाल रही थी, और जो भी उस टाइम के यंग लीडर्स थे कांग्रेस के अंदर, उन सबका मेन उद्देश्य था अपने राइट्स के लिए लड़ाई करना। और उस टाइम पे जो ऐसा हुआ करता था कि जो बड़ी गवर्नमेंट जॉब्स हुआ करती थी वो इंडियंस को ऑफर ना होकर के केवल अंग्रेज़ों को ही ऑफर की जाती थी, तो उसके लिए भी उन लोगों ने सिविल सर्विसेज के जो एग्जामिनेशन होते हैं उसमें इंग्लिश को ही मैंडेटरी कर दिया गया, और इसके अलावा अंग्रेज़ों को ही ऊंचे पद दिए जाते थे। इन सारी चीज़ों को लेकर के हमारे जो इंडियन लीडर्स थे कांग्रेस के, उन्होंने इस बात को लेकर के आवाज़ उठाई कि ऐसा नहीं होना चाहिए और इंडियंस को भी अच्छी पद और अच्छे ओहदे पर काम करने का पूरा हक है, और जो एग्ज़ाम आप कर रहे हैं उसमें अगर इंडियन पास हो तो आप उनको अच्छा पद दीजिए। और वो ह्यूमन राइट्स की लड़ाई जो है वो लड़ रहे थे। इसके अलावा ब्रिटिश इंडिया एज वेल एज मोर राइट्स फॉर द पीपल ऑफ सॉइल, और इन सब के बीच में लड़ाई पैदा हो रही थी मिट्टी के लिए लड़ाई कि हमें हमारा देश जो है वो आज़ाद चाहिए। ये हम अपने प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं, जिसको मैंने आपको क्विक रिकैप दिया है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं आज का हमारा टॉपिक। मैं आप पहले डिक्टेट करूँगी, उसके बाद आपको इसका इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करूँगी। The early part of the 20th century saw a most radical approach towards political self-rule proposed by leaders such as the लाल बाल। 20वीं सदी की स्टार्टिंग की बात है कि जो हमारे युवा नेता हुआ करते थे वो इंडियन इंडिपेंडेंस के लिए लड़ाई कर रहे थे, और उन्होंने अपनी खुद की लड़ाई लड़ने के लिए, अपना खुद का देश में अधिकार पाने के लिए उन्होंने अपनी एक पॉलिटिकल पार्टीज बना ली, जिसका कि एक एग्जाम्पल है लाल बाल पाल। लाल बाल पाल 3 लोगों के नामों से मिलकर के बना है। ये तीनों क्रांतिकारी लोग थे जिन्होंने अपने देश की लड़ाई के लिए एक इम्पॉर्टेंट स्टेप लिए। इनके अलावा थे अरबिंदो घोष, जिन्होंने अपनी लिखित जो लेखनियाँ थी उनके द्वारा लोगों के अंदर क्रांति जगाई। द लास्ट स्टेज ऑफ द सेल्फ रूल स्ट्रगल फ्रॉम द 1920s वॉज कैरेक्टराइज्ड बाय कांग्रेस अडॉप्टेशन ऑफ मोहनदास करमचंद गांधी। इसके बाद ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज में और इस तरीके के छोटे छोटे क्रांतिकारियों द्वारा ग्रुप्स बनाने के बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस ने मोहनदास करमचंद गांधी को अपनी टीम में मिला लिया, और उसके बाद मोहनदास करमचंद गांधी ने यानी महात्मा गांधी ने नॉन वायलेंस की पॉलिसी, सिविल डिसोबीडियंस की पॉलिसी, गोरे काले का भेद, इस तरीके के मूवमेंट करके देश को आज़ादी दिलाने में मदद की। नॉन वायलेंस मूवमेंट तो सभी को मालूम है। नॉन वायलेंस मतलब आपकी हिंसा न करना, अहिंसा का आंदोलन, वो होता है नॉन वायलेंस। सिविल डिसोबीडियंस यानी कि जात पात का भेद होना, ऊंच नीच का भेदभाव होना, मतलब कि छुआछूत होना कि कोई नीची कास्ट का है तो हम उसका छुआ हुआ पानी नहीं पियेंगे,
या छोटी जात के लोगों को छोटे कामों के लिए ही रखा जाएगा। तो इस तरीके की जो असमानताएं थी, डिसोबीडियंस था, गोरे काले का भेद था, गरीब लोगों को धुतकार दिया जाता था, भगा दिया जाता था, तो उनको भी आदर मिलना चाहिए, उनको भी सम्मान मिलना चाहिए। इस तरीके की चीज़ों के लिए महात्मा गांधी ने लड़ाई की। उनके अलावा सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, बाघा जतीन, सूर्य सेन, ये उस टाइम के युवा क्रांतिकारी थे जिन्होंने अपने अपने तरीके से लड़ाई की। सुभाष चंद्र बोस, मैं पहले भी प्रीवियस चैप्टर में बता चुकी हूँ, सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी के बीच अगर किसी बात को लेकर के मतभेद था तो वो इसी बात को लेकर के था। वो कहते थे, सुभाष चंद्र बोस कहते थे कि शांति फैलाए बिना आज़ादी मिल ही नहीं सकती। शांति का साथ देते हुए अंग्रेज़ों को नहीं लगेगा कि हम आपके कोई आंदोलन कर रहे हैं या हम आपके गुस्सा कर रहे हैं। जब तक हम आगजनी या इस तरीके के अहिंसा नहीं फैलाएंगे तब तक वो हमारे को सीरियसली नहीं लेंगे। लेकिन महात्मा गांधी कहते थे कि शांति के द्वारा जो मार्ग हम स्थापित कर सकते हैं वो हम अशांति के साथ कभी नहीं कर सकते। इसी बात को लेकर के दोनों में हमेशा मतभेद रहा। और उन्हीं की सुभाष चंद्र बोस के अलावा भगत सिंह, सूर्य सेन, चंद्रशेखर आज़ाद, बाबा जतिन, ये सभी सेम फिलॉसफी को मानने वाले थे कि शांति से कुछ नहीं होगा, अशांति फैलाएंगे, लड़ाई दंगा करेंगे, मारपीट करेंगे, तभी अंग्रेज़ों की आंखें खुलेंगी कि अब हमारे देश में अंग्रेज़ों का रूल नहीं चलेगा। अब हम इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। हमारे देश के युवा नेता चाहते थे कि जल्द से जल्द हम लोग आज़ादी प्राप्त करके अपने देश में अपने रूल को स्थापित करें। इसके अलावा हमारे बहुत सारे पोइट्स और राइटर्स थे जिन्होंने अपनी लेखनी द्वारा लोगों के अंदर इस बात के लिए उनको जगाया, उनको झकझोड़ा कि देश के लिए लड़ो, अंग्रेज़ों के गुलाम मत बनो। जिसमें कि एक हमारे राइटर हैं विनायक दामोदर सावरकर, और इसके अलावा भी रविंद्रनाथ टैगोर, सुब्रमण्यम भारती, ये सब उस टाइम के ऐसे राइटर्स हैं जिन्होंने अपनी कलम द्वारा लोगों के अंदर क्रांति का बिगुल फूका। मैंने सारे ग्रेट पोइट्स के नाम लिख लिए इस वक्त। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, काजी नजरुल इस्लाम, रविंद्रनाथ टैगोर, विनायक दामोदर सावरकर, सुब्रमण्यम भारती, पोइट्री, अपनी स्पीच, लेखनी, इन सब के द्वारा इन्होंने ऐसा काम किया। ये इन्होंने एक टूल की तरह उस चीज़ को यूज़ किया। इससे हमारी पॉलिटिकल पार्टीज में भी अवेयरनेस आई। उनको लगा कि शायद हम सही दिशा में सही तरीके से नहीं लड़ रहे हैं। इसके अलावा घर में रहने वाली औरतों ने जब ये लेखनियाँ पढ़ी तो उन्होंने भी, उनके अंदर भी एक क्रांति की ज्वाला जगी। और सरोजनी नायडू जैसी महान औरतें, उन्होंने इस लड़ाई में अपना पूरा योगदान दिया। सरोजनी नायडू मतलब सारी औरतों की लीडर थी, जो कि हमारे देश में राज्यपाल के पद पर भी रही हैं और जिनको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। यही बात मैं लिख रही हूँ कि इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर और स्वतंत्रता संग्राम के अंदर औरतों का चेहरा बनी थी सरोजनी नायडू, और उन्होंने औरतों के पार्टिसिपेशन को पूरी तरीके से अपने अंतर्गत लिया और उनको सही दिशा प्रदान की ताकि वो लोग नेशनल मूवमेंट में सही तरीके से अपना प्रतिनिधित्व कर सकें और आगे बढ़ सकें।
हम बात कर रहे हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की, यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के रचयिता। उन्होंने उस टाइम पे जो भी हमारे देश के अंदर कुप्रथाएं चल रही थी, सबसे ज़्यादा अमीर गरीब का भी एक छुआछूत की प्रॉब्लम, उन सबको उन्होंने हटाया हमारे देश में से और ख़त्म करने की कोशिश की। और वो इस चीज़ से मतलब इतना लड़े हैं अपने जीवन में कि उन्होंने जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की रचना की तो उन्होंने इन चीज़ों को सबसे पहले ध्यान में रखा कि इस तरीके की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, मतलब अमीर गरीब का भेद नहीं होना चाहिए, जात पात का भेद नहीं होना चाहिए, गोरे काले का भेद नहीं होना चाहिए, ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। Yes. Last, concentrate. Surya Sen pressed armed revolution to achieve self-rule. Poets and writers such as Vinayak Damodar Savarkar, Subramaniam Bharati, Rabindranath Tagore, Bankim Chandra Chattopadhyay, Qazi Nazrul Islam used literature, poetry and speech as a tool for political awareness. जैसे कि मैंने आपको अभी भी बताया, सूर्य सेन, भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस, इस तरीके के जो रेवोल्यूशनरीज थे, इनको चाहिए था आज़ादी, कि हमें किसी भी शर्तों पे हमारे देश के लिए आज़ादी चाहिए। इन लोगों ने तो क्रांतिकारी के तौर पर जो योगदान दिया वो दिया ही, इसके अलावा हमारे देश के बहुत सारे पोइट्स और राइटर्स थे, जैसे कि विनायक दामोदर सावरकर, सुब्रमण्यम भारती, रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, काजी नजरुल इस्लाम। ये इन लोगों ने अपनी लिटरेचर, पोइट्री और स्पीच के द्वारा इंडियन जनता को झकझोड़ा, उन्हें कहा, उन्हें समझाया कि अगर इस क्षण आप लोग नहीं लड़े, अगर आप लोगों ने उन क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया तो हम आगे भी गुलाम ही बने रहेंगे। उसके बाद लाइमलाइट में आई इन सारे पोइट्रीज को और स्पीचेस को पढ़ के हमारे देश की औरतें भी लाइमलाइट में आई और सरोजनी नायडू उन सारी औरतों का चेहरा बनी जो इंडियन इंडिपेंडेंस में, इसके मूवमेंट में अपना योगदान दे रही थी। सारी औरतों ने जितनी भी थी उस समय की, जो कोशिश कर सकती थी, अपने घर की जंजीरों को तोड़ के बाहर निकल सकती थी, उन सभी ने नेशनल मूवमेंट के अंदर अपना अपना पार्टिसिपेशन दिया। इसके बाद बात आती है भीमराव अम्बेडकर की, जिन्होंने हमारे देश में उस समय जो डिसएडवांटेजेस थी सोसाइटी में, सबसे ज़्यादा जो डिसएडवांटेज थी वो थी छुआछूत का भेद, तो उसको उन्होंने ख़त्म करने की कोशिश की और वो उन्होंने सेल्फ रूल मूवमेंट को उन्होंने भी प्रोत्साहन दिया। उन्होंने भी इस चीज़ के लिए मतलब उन्होंने भी कहा कि सेल्फ रूल होना चाहिए हमारे देश में, हम अपने देश में गुलाम बनकर नहीं रहेंगे, हम अपने देश में पूरी आज़ादी के साथ आगे बढ़ेंगे। अब इसके बाद हम बात करते हैं, पहले आप इसको नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स और देन फिर हम आगे बढ़ते हैं। आफ्टर 2 मिनट्स मैं इसको रिमूव करके दूसरा पॉइंट लिखूँगी। यस स्टूडेंट्स, अब आप लोगों ने नोट किया होगा। अब मैं नेक्स्ट पॉइंट पर आती हूँ। इसके आगे आप सभी नोट्स को अच्छी तरीके से नोट कीजिए। इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपको कभी भी दे दूँगी, क्वेश्चन आंसर, वो आप लोगों को सॉल्व करने हैं खुद से। नोट्स आपके पास हमेशा क्लियर होनी चाहिए। जैसे इंग्लिश में मैं आप लोगों को देती हूँ नोट्स, एक्सरसाइज वगैरह, उसी तरीके से सोशल साइंस के लिए मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइज दूंगी, वो आप लोगों को क्लियर करनी है अपने आप। नोट्स आपके पास में लिखे हुए होने चाहिए और अगर आपके पास नोट्स नहीं है, कोई क्वेरी है, तो वो आप मुझसे पूछ लें। Please note it down. The period of
The World War II saw the peak of the campaigns by the Quiet India movement, led by Congress and the Indian National Army. Movement led by Subhash Chandra Bose. With the help of Japan. अब टाइम आ चुका था वर्ल्ड वॉर सेकेंड का। ये वो पीक टाइम था जब हमारे देश के अंदर अलग अलग तरीके से मूवमेंट हो रहे थे। कभी क्वाइट इंडिया मूवमेंट, कभी सॉल्ट सत्याग्रह मूवमेंट, कभी नॉन वायलेंस मूवमेंट। इस तरीके से अलग अलग मूवमेंट अलग अलग क्रांतिकारियों द्वारा चलाए जा रहे थे। ऐसे में इंडियन नेशनल आर्मी ने भी और कांग्रेस ने भी अपना अपना योगदान दिया। इसके अलावा बहुत सारे मूवमेंटों में सुभाष चंद्र बोस ने जापान की हेल्प से एक मूवमेंट किया। द इंडियन सेल्फ रूल मूवमेंट was a mass-based movement that encompassed various sections of society. It also underwent a process of constant ideological evolution. Or thought he underlying ideology. Yes. The period of the World War II saw the peak of the campaign by the Quiet India movement led by Congress and the Indian National Army movement led by Subhash Chandra Bose with the help of Japan. The Indian self-rule movement was a mass-based movement that encompassed various sections of society. ऐसे में सेल्फ रूल मूवमेंट के चलते हुए एक मूवमेंट और हुआ जिसमें कि सोसाइटी के मतलब सोसाइटी में हमारे समाज में जो जिस तरीके की समस्याएं फैली हुई थी उनको दूर करने में अब हमारा योगदान दिया। और अपने तरीके से मतलब हमारी जो मानसिकता थी जो गलत चल रही थी कि कोई बात नहीं, गुलामी चल रही है तो क्या हुआ, हमारे पास पैसे तो आ रहे हैं, या हम काम कर रहे हैं अंग्रेज़ों की गुलामी कर रहे हैं तो क्या हुआ, पैसे तो हैं हमारे पास कि हम काम कर रहे हैं। तो इसी तरीके की चीज़ों को जागरूक करने के लिए भाई क्रांतिकारी सारी चीज़ें छोड़ करके और इंडियन इंडिपेंडेंस के लिए मेहनत कर रहे थे, काम कर रहे थे। लेकिन जो रोज़मर्रा वाला आदमी है, जैसे रोज़ कमाना है, रोज़ खाना है, वो पैसा कमाने में जुटाने में लगा हुआ था, वो क्रांति की ओर ध्यान नहीं दे रहा था, क्योंकि उसको रोज़ कमाना है, रोज़ खाना है, उसकी डेली जो आवश्यकताएं वो कैसे पूरी होंगी।
उसी तरीके से जो औरतें रोज़मर्रा का काम करने वाली थी वो मूवमेंट्स में ध्यान नहीं दे पाती थी, वो मूवमेंट्स में पार्टिसिपेट नहीं कर पाती थी। तो ऐसे लोगों को उनकी आइडियोलॉजी को, मतलब उनकी सोच को बदलने के लिए एक एवोल्यूशन आया, जिसने कि सोसाइटी से जुड़ी हुई चीज़ों को, समस्याओं को बताया। सोसाइटी से जुड़ी मतलब हमारे समाज से जुड़ी हुई चीज़ें जो थी कि सामाजिक तौर पर जो इंडियन चीज़ें जो बन रही हैं उनका बहिष्कार कीजिए, जो विदेश से आ रही चीज़ें उनको यूज़ कीजिए, उनको मनमाने दामों पर देना, इस तरीके की जो चीज़ें हैं जिसमें कि एक आम आदमी है, अगर कोई चीज़ इंडिया में बन रही है तो वो चीज़ उसको 10 रुपये की पड़ रही है, लेकिन अगर बाहर से वो चीज़ आ रही है तो वो उसको 50 रुपये की पड़ रही है। तो जो गरीब इंसान है, जो रोज़ कमाने खाने वाला आदमी है, वो किस तरीके से उस चीज़ को सर्वाइव करेगा। तो इस तरीके की जो मानसिकताएं लोगों की चल रही थी उनको बदला गया, उनको समझाया गया कि हमारे समाज में क्या चल रहा है और किस तरीके की परेशानियाँ आ रही हैं अंग्रेज़ों के इस तरीके से आने से और उनकी मनमानी करने से। तो उसको लेकर के ये मूवमेंट चलाया गया और लोगों की विचारधारा को, सोच को बदला गया। इसको आप नोट कीजिए। फिर हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। थोड़ा सा अगर कोई दिक्कत हो रही हो लिखने में, समझ में ना आ रहा हो, मैं उसको थोड़ा डार्क कर दे रही हूँ, शायद देखने में दिक्कत आए, थोड़ा लाइट हो जाता है एक तरीके से। Yes, students, now continue.